हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, पीजीटी कॉमर्स में हम तैयारी कर रहे हैं। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाए हैं पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को मालूम ही है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स में जो सिलेबस है कॉमर्स का, वह चाहे किसी भी स्टेट का हो, सेंट्रल का हो, एकलव्य का हो, उसमें सभी सेम है। तो हम जो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन का हो, यूपी पीजीटी हो, दिल्ली का हो या फिर एकलव्य का हो या अदर स्टेट्स में कहीं पर भी यदि पीजीटी कॉमर्स की एग्ज़ाम निकलती है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले मैंने जो 4-5 वीडियो बने हुए हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे, समझ में आए होंगे आप लोगों को। यदि आप लोगों की कुछ क्वेरी है, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि मैं उसमें आप लोगों को ऐड कर सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जो पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस है उसमें 2 भाग में बटा हुआ है, एक बिजनेस से रिलेटेड है और एक अकाउंट से रिलेटेड है। अभी हम बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने जो 6-7 वीडियो बनाए हैं वो सभी बिजनेस के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आज भी जो पढ़ाया वो सब आज जो पढ़ाने वाला हूँ वो है हमारा विदेशी व्यापार से रिलेटेड है। ठीक है, 12th 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में विदेशी व्यापार से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं। मैंने पहले बताया था कि हम जो पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए। वे कंपनियां वर्तमान में क्या कहलाती है जिनका दुनिया भर में बड़ी संख्या के देशों में व्यवसाय है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है कि जिनका व्यवसाय दुनिया भर में बड़ी संख्या के देशों में व्यवसाय होता है, ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है? पारदेशीय निगम कहलाती है, बहुराष्ट्रीय निगम कहलाती है, वैश्विक निगम कहलाती है या बहुराष्ट्रीय उद्यम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कौन सा आंसर सही आना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है वैश्विक निगम। इसको हम क्या बोलेंगे? वैश्विक निगम। सी वाला आंसर आएगा। ग्लोबल कॉरपोरेशंस, ग्लोबल कॉरपोरेशंस इसको कहेंगे, जिनका दुनिया भर में बड़ी संख्या के देशों में व्यवसाय होता है। सेकंड क्वेश्चन है, विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन सी विधि में, विदेशी व्यापार में प्रवेश की कौन सी विधि में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है? विदेशी व्यापार में यदि प्रवेश करना है तो कौन से तरीके में जोखिम भी है और लाभ की संभावना भी अधिक है? अप्रत्यक्ष निर्यात, प्रत्यक्ष निर्यात, प्रत्यक्ष निवेश या संयुक्त उद्यम? तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिस्क जो है कि सबसे अधिक जो जोखिम है वह लाभ और जोखिम और लाभ की संभावना किस में है? प्रत्यक्ष निवेश में है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जोखिम भी है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है उसके अंदर, डायरेक्ट निवेश जिसको हम बोलेंगे विदेशी व्यापार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तरलता, अभी हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, विदेशी व्यापार के बारे में पढ़ रहे हैं। तरलता का मतलब होता है लिक्विडिटी, जो कैश की जो लिक्विडिटी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है विदेशी मुद्रा भंडार को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, विभिन्न देशों की उधार लेने की क्षमता को, स्वर्ण भंडार को। अब 1 2 3 1 2 3 दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं कि ये 1 और 2 है, 1 और 3 है, या 1 2 और 3 है, या फिर 2 3 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा। ये तीनों जो क्या आएगा? इसका आंसर हमारा आएगा 1 2 और 3, तीनों है। ये विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तरलता में ये तीनों आएगा। स्वर्ण भंडार भी आएगा, स्वर्ण भंडार भी आएगा, विभिन्न देशों की उधार लेने की क्षमता भी है, और विदेशी मुद्रा भंडार। ये तीनों किस में गिने जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किए जाते हैं। इंटरनेशनल लिक्विडिटी जिसको हम बोलेंगे, इंटरनेशनल लिक्विडिटी में शामिल किया जाएगा इन तीनों को। विदेशी मुद्रा भंडार भी, विभिन्न देशों की उधार लेने की क्षमता भी, और स्वर्ण भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप निम्न में से किसकी स्थापना हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स में एक 44 देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें 44 राष्ट्र ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
मतलब IMF की स्थापना करी, उसी के साथ में एक IBRD इंटरनेशनल बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक बोर्ड, इसकी स्थापना भी की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आएगा, IMF एंड IBRD, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, डी आंसर आएगा हमारा। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई, IMF एंड IBRD। फिर है निम्न में से कौन सा WTO का मूलभूत कार्य नहीं है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मूलभूत कार्य नहीं है, हमें ये बताना है कि WTO का मूलभूत कार्य नहीं है। नंबर 1 है व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन तथा परिचालन को सुगम करना। भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है, वो क्या करेगा, व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन को सुगम बनाता है। इसके सदस्य देशों के बीच मतभेदों तथा विवादों को निपटाना। विश्व व्यापार संगठन के जो भी सदस्य देश हैं उनके बीच में जो मतभेद है, विवाद है, उनको निपटाने का काम, ये तो उसका मूलभूत कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार तथा संतुलित विकास को सुगम करना और इसके सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षा करना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर क्या आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना, ये उसके मूलभूत कार्यों में नहीं आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार और संतुलित विकास को सुगम करना, ये उसके मूलभूत कार्यों में नहीं है, मूलभूत कार्य नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, अगला है निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप दिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ प्रारूप ये किसने दिया है, तो यहाँ पर 4 प्रोफेसरों के नाम दिए गए हैं। एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, हेचर ओहलिन है और विलियम पैटी है। तो आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ का प्रारूप दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है, तो IMF तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ये आर्थिक संस्थान है। IBRD ये भी आर्थिक संस्थान है, इंटरनेशनल बिजनेस रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। IDB ये क्या है, ADB की जगह क्या आएगा यहाँ पर, IDB आएगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बोर्ड है। और IFRS ये वाला जो है, डी आंसर जो है IFRS, ये एक ऐसी संस्था है जो इंटरनेशनल रिपोर्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो स्टैंडर्ड मानक जो तैयार करती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IARS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली जो संस्थान है, उसी के इक्वल का ये संस्थान है, जो कि किससे रिलेटेड है, ये सूचनाओं से रिलेटेड सूचनाएं बनाता है। ये वित्तीय संस्थान नहीं है, इसका नाम अच्छा ही मुझे याद नहीं आ रहा। IFRS इंटरनेशनल ये IFRS ये सूचनाओं से रिलेटेड है, जो कि जिस प्रकार से भारत में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने वाली संस्थान है, उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर अकाउंट से संबंधित जो मानक बनाने वाले जो संस्थान होते हैं, उसी के इक्वल एक ये IFRS संस्थान है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थान में नहीं आता। फिर है निम्न में से किसका भारत से निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। भारत से निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, कृषि और संबंधित वस्तुओं का, रत्न और आभूषण का, हस्तशिल्प का या इलेक्ट्रॉनिक सामान का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भारत का जो निर्यात में हिस्सा है किसका है, रत्न और आभूषण का, रत्न और आभूषण का। फिर है निम्न में से कौन सा एक TRIPS ट्रिप्स समझौते का अंग नहीं है। ट्रिप्स समझौते का अंग नहीं है औद्योगिक अभिकल्प, भौगोलिक सूचक, इंटीरियर डिजाइन और एकीकृत परिधि क्षेत्र के अभिकल्प। तो यहाँ पर ये 4 में से कौन सा एक ट्रिप्स समझौते का अंग नहीं है, ट्रिप्स समझौते का अंग नहीं है। ठीक है, नहीं है बताना है। तो यहाँ पर आएगा इंटीरियर डिज़ाइन,
इंटीरियर डिजाइन ये ट्रिप्स समझौते का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, तो ये तो हमें मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं 198, ये गलत है, 190 है इसके सदस्य। तो यहाँ पर हमारे से पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमें यहीं पर मिल गया, बी आंसर मिल गया। ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। फिर 1944 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 7 जुलाई 1944 को हुई, तो ये बाकी 3 सही है और बी वाला गलत है। फिर है, विदेशी विनिमय बाजार में उस विकल्प के लिए क्या प्रसिद्ध शब्द उपयोग होता है। विदेशी विनिमय बाजार में उस विकल्प के लिए क्या प्रसिद्ध शब्द उपयोग होता है जो धारक को अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे। फॉरवर्ड रिवर्सिंग ऑप्शन, प्रेफरेंस ऑप्शंस, लुक बैक ऑप्शन और बास्केट ऑप्शन। तो यहाँ पर दिया गया है कि धारक को अधिकार देता है कि वह ऑप्शन की अवधि के दौरान, जिस ऑप्शन का उपयोग किया है उस अवधि के दौरान सर्वाधिक अनुकूल विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे। सर्वाधिक अनुकूल दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदे या बेचे, तो कौन सा आएगा, लुक बैक ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन में से लुक बैक ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अंतरा क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है परंतु तृतीय देश से आयात हेतु प्रशुल्क संरचना में अंतर है। सीमा शुल्क, सामान्य बाजार, मुक्त व्यापार क्षेत्र या आर्थिक संघ। तो जो मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है ये आएगा इसका आंसर, सी मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो कि अंतरा क्षेत्र व्यापार सीमा शुल्क मुक्त है परंतु तृतीय देश से आयात हेतु प्रशुल्क संरचना में अंतर करता है। व्यापार के साथ FDI की तुलना के संबंध में, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, व्यापार के साथ FDI की तुलना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। FDI के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, विभेदक उत्पादों के साथ केवल एक ही बाजार में बेहतर ढंग से सेवा दी जा सकती है। FDI व्यापार में शामिल प्रशुल्क परिवहन लागत को कम करता है। FDI यह अधिक विविधीकरण के माध्यम से वित्तीय जोखिम को कम करता है और यह सौहार्दपूर्ण राजनीति संबंध बनाता है। तो यहाँ पर FDI के संबंध में गलत क्या है, तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट FDI के बारे में गलत बताता है, यह सही नहीं है। बाकी ये तीनों FDI के संबंध में सही जानकारी दे रहे हैं। फिर है, नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के संबंध में क्या सही नहीं है। ऐसा पूछा गया है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के संबंध में क्या सही नहीं है। तो पहला दिया है, वर्ष 2015 के भूकंप के बाद IDA ने नेपाल के पुनर्निर्माण और स्थिति में सुधार करने में सहायता की। नेपाल में 2015 में जो भूकंप आया था उसके पुनर्निर्माण और स्थिति सुधार में सहायता करी IDA ने। दूसरा, IDA को वर्ष 2016 में उच्च कार्य निष्पादन वाले बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में क्रमांकित किया गया। तीसरा है, IDA IBRD का सहायक बैंक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चौथा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सबसे अधिक रकम IDA से प्राप्त करी है, ये वाला गलत है। चौथा आंसर जो क्या है ये गलत है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सबसे अधिक राशि जो है IDA से लिए, ये गलत स्टेटमेंट है। फिर है, विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार 3 स्टार निर्यात गृह होना चाहिए। जो हमारी विदेश व्यापार नीति अभी 2015 से 2020 वाली जो है इसके अनुसार 3 स्टार निर्यात गृह का होना चाहिए। फर्स्ट, चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात। दूसरा, यहाँ 100 मिलियन डॉलर का निर्यात। दूसरे में चालू और पिछले 2 वर्ष के दौरान 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात। तीसरा है 1000 और चौथा है 2000 का। तो 3 क्वेश्चन क्या है,
3 स्टार निर्यात गृह होना चाहिए। 3 स्टार निर्यात गृह मतलब 2000 अमेरिकी मिलियन डॉलर का निर्यात होना चाहिए विदेशी व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार। फिर है नेक्स्ट है, निम्न में से पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के अंतर्गत फोर्स नहीं है। जो पोर्टर है इन्होंने उद्योगों का वर्गीकरण और विश्लेषण किया और उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए 5 फोर्सेस मॉडल उन्होंने दिया, जिन उद्योगों को इन 5 फोर्स पर ध्यान देना चाहिए। तो वो 5 फोर्स में कौन सा फोर्स नहीं है? क्रेता तो है उनका फोर्स में, आपूर्तिकर्ता भी फोर्स में है, उद्योग प्रतिद्वंदिता भी है, लेकिन ये जो पूरक उत्पाद है ये उनके 5 फोर्स में नहीं आता। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सी आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से परीक्षण को उच्च स्तरीय पदों हेतु संस्तुत नहीं किया जाता? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द टॉप लेवल पोजीशन? प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन को, रोल प्लेज भूमिका निर्वहन को, इंटरव्यू साक्षात्कार को, या नेता विहीन समूह चर्चा को। तो शीर्ष या उच्च स्तरीय पदों हेतु संस्तुत नहीं किया जाता रोल प्लेज को या भूमिका निर्वहन को, ये वाला आंसर आएगा। उच्च स्तरीय पदों हेतु संस्तुत नहीं किया जाता भूमिका निर्वहन को। भुगतान संतुलन की गणना में समग्र भुगतान संतुलन होता है। भुगतान संतुलन, ये विदेशी व्यापार में भुगतान संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो भुगतान संतुलन की गणना में समग्र भुगतान संतुलन होता है। संतुलन चालू खाते का संतुलन प्लस पूंजी खाते का संतुलन प्लस सांख्यिकी विसंगति। दूसरा है वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात, वस्तुओं का आयात, वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात और वस्तुओं का आयात, विदेशी विनिमय अंतर प्रवाह, विदेशी विनिमय बहिर्प्रवाह, और वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का निर्यात और वस्तुओं एवं अदृश्य सामग्री का आयात। तो यहाँ पर सही कौन सा आएगा? नंबर ए, चालू खाते का संतुलन, पूंजी खाते का संतुलन और सांख्यिकी विसंगति, ये उससे रिलेटेड आंसर है फर्स्ट वाला। बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट और स्टेटिस्टिकल विसंगति। नेक्स्ट है अभिप्रेरण, अधिगम एवं स्मरण शक्ति के अतिरिक्त निम्न में से किसका समावेश उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है? यहाँ पर जो उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाली जो मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में किसको शामिल किया जाता है? बोध, जीवन चक्र, जीवन शैली या सामाजिक वर्ग। वे उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में एक अभिप्रेरण तो आता ही है, अधिगम एवं स्मरण शक्ति भी आती है, साथ में बोध भी आता है, प्रिसिप्शन, बोध। ठीक है, ए आंसर है। नेक्स्ट है अधिकारों का भारार्पण संगठन का आकार बनाता है। अधिकारों का भारार्पण मतलब जब एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को कुछ कार्य सौंपता है तो अधिकारों का भारार्पण कहलाता है। तो अधिकारों का भारार्पण संगठन का आकार बनाता है। इससे अधिकारों के भारार्पण से संगठन का आकार बड़ा संगठन होता है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा संगठन होता है। क्वेश्चन आंसर बी आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप सामरिक गठबंधन से संबंधित है? सामरिक गठबंधन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सा गठबंधन सामरिक गठबंधन से संबंधित है? विशेष अधिकार मतलब फ्रेंचाइजिंग, उद्यम को पट्टे पर देना, लीजिंग, टर्न की परियोजना या जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पर सामरिक गठबंधन से संबंधित कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप है? जॉइंट वेंचर या संयुक्त उद्यम। फिर है विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, किससे संबंधित नियमों एवं विनियमों में आमूलचूल परिवर्तन करता है? ये किससे संबंधित नियमों और विनियमों में परिवर्तन कर सकता है FIPB? तो सीधा सीधा संबंधित है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके नाम में आ रहा है विदेश निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फॉरेन निवेश से संबंधित नियमों विनियमों में परिवर्तन कर सकता है। फिर है
टालकोट पार्सन के अनुसार संगठनों को कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा संगठन पार्सन की स्कीम में नहीं है? राजनीतिक संगठन, समाकलनात्मक संगठन, पैटर्न संगठन और वाणिज्यिक संगठन। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? 1, 2, 3 और 4 में से तो हमारा आंसर आएगा बी, समाकलनात्मक संगठन। समाकलनात्मक संगठन। नेक्स्ट है, आयातित वस्तुओं के मूल्य पर लगाया गया शुल्क क्या कहलाता है? जब दूसरे देशों से माल आयात किया जाता है तो उस आयातित वस्तुओं पर लगाया गया जो शुल्क होता है वो क्या कहलाता है? यथा मूल्य शुल्क, मिश्रित शुल्क, विशिष्ट शुल्क और आयात शुल्क। तो यहाँ पर उसके मूल्य पर लगाया गया, वस्तुओं के मूल्य पर लगाया गया शुल्क, तो वो कहलाता है यथा मूल्य शुल्क। यथा मूल्य शुल्क, मूल्य पर लगाया गया शुल्क यथा मूल्य शुल्क, ऐसे याद रखेंगे। विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है, उसके नाम में स्पष्ट है। विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग कहाँ होगा? विदेशी व्यापार में होगा, है ना। विदेशी व्यापार में भुगतान करने के अलग अलग तरीके हैं। साख पत्र है, विदेशी व्यापार है, बैंक ड्राफ्ट है, फिर ऐसे विनिमय विपत्र हैं। तो विदेशी बैंक ड्राफ्ट विदेशी व्यापार में प्रयोग होता है। भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति की समयावधि अभी जो 2015 से 20 चल रही है। भारत के संचयी FDI अंतर प्रवाह में किस देश का हिस्सा सर्वाधिक है? संचयी FDI अंतर प्रवाह में किस देश का सर्वाधिक हिस्सा अभी है? अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस या जापान? तो सबसे अधिक अभी हिस्सा किसका है? मॉरिशस का है, FDI में सर्वाधिक। जब सीमा शुल्क माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो वह कहलाती है? माल के भार के अनुसार, अभी मैंने बताया था आयातित माल के मूल्य पर लगाया जाता है, वह कौन सा शुल्क कहलाता है? वह शुल्क यथा मूल्य शुल्क कहलाता है, मूल्य पर लगाया जाता है वो। और भार, माल के भार के अनुसार लगता है वह विशिष्ट शुल्क कहलाता है। माल के भार के अनुसार जो शुल्क लगता है आयातित माल पर वो विशिष्ट शुल्क, और मूल्य पर लगता है वो यथा मूल्य शुल्क। फिर है MRTP अधिनियम लागू किया गया। MRTP अधिनियम 1969 में बना और 1970 में उसे लागू किया गया, लेकिन अब 2003 में एक प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू कर दिया गया है। MRTP अधिनियम की जगह 2003 में एक नया अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू कर दिया गया है। इसका आंसर ये 1970 है। ये निम्न में से कौन सा एक निर्यात प्रोत्साहन का कार्य नहीं करेगा? भाई निर्यात को यदि हमें प्रोत्साहन करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश से निर्यात हो वस्तुओं का, तो उसको प्रोत्साहन करने में कौन सा कार्य इसमें मदद नहीं करेगा? भाई 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो कौन सा कार्य निर्यात को प्रोत्साहन को आगे नहीं बढ़ाएगा? मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि करना, फिर रुपये का मूल्य यदि बढ़ जाएगा, इसका मतलब निर्यात में वृद्धि नहीं होगी। तो पहला ही आंसर आ रहा है। देश के अंदर वस्तुओं के मूल्यों में कमी करना, वस्तु के मूल्य में कमी होगी मतलब निर्यात बढ़ेगा। मुद्रा का आंतरिक अवमूल्यन, मुद्रा के मूल्य में कमी होगी, उससे भी निर्यात बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। निर्यात के लिए कम ब्याज पर ऋण प्रदान करना, उससे भी निर्यात बढ़ेगा। लेकिन जो पहला वाला काम है कि मुद्रा के आंतरिक मूल्य में वृद्धि होने पर, जैसे कोई विदेशी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी तो हम दूसरे देशों से क्यों आयात करेंगे? इसी प्रकार से हमारे देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी तो कोई दूसरा देश हमारे देश से माल आयात नहीं करेगा, इसका मतलब निर्यात में वृद्धि नहीं होगी। साख पत्र निम्नलिखित की ओर से भेजा जाता है। विदेशी व्यापार में क्रेता और विक्रेता अलग अलग देशों के होते हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बैंक के माध्यम से जो निर्यात करता होता है आयातकर्ता से, उसके बैंक, जिस बैंक से वो व्यवहार करता है उससे साख पत्र मंगाता है। तो साख पत्र कौन भेजता है? आयातक। साख पत्र कौन भेजता है? आयातक भेजता है। जो माल बुला रहा है वो अपनी साख के बारे में जानकारी निर्यातक को भेजता है वो। फिर है विदेशी व्यापार का तात्पर्य किसी देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाना है। किसी देश के आर्थिक आधार को सुदृढ़ बनाना है, विदेशी व्यापार का मतलब ये होता है। ये क्या हुआ? कथन हो गया। अब कारण
विदेशी व्यापार मूलतः भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है। भाई विदेशी व्यापार के माध्यम से भुगतान संतुलन को अपने पक्ष में किया जाता है ताकि हम जब भी माल का आयात करें तो उसका भुगतान कर सके, तथा उन वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए जो देश के अंदर नहीं मिलती है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है क्या? तो यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है कि ए तथा आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो एकदम राइट है कि ए और आर दोनों सही है, हम आगे नहीं जाते हैं और यहीं पर हम उसको रोक देते हैं कि ए और आर दोनों सही है और आर ने ए की सही व्याख्या करी है, इसका मतलब ये सही है। दूसरा है, माल के आयात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जब हम माल आयात करते हैं तो विदेशी विनिमय कौन स्वीकृत करता है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उसको स्वीकृत करता है। फिर है नेक्स्ट है, ये वही क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार नीति। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस नीति को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत हम उसी राष्ट्र से आयात करते हैं जो बदले में हमसे आयात करता है? वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उस नीति को क्या कहेंगे जिसके अंतर्गत हम उसी राष्ट्र से आयात करेंगे जो हमारे देश से माल आयात करेगा? तो उसको किस प्रकार का समझौता बोलते हैं? बहुपक्षीय समझौता या बहुपक्षीय आयात, द्विपक्षीय व्यापार, काउंटर व्यापार, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कौन सा कहलाएगा? द्विपक्षीय व्यापार कहलाएगा। हम भी उनसे आयात करेंगे और वो भी हमारे से आयात करेंगे, इसको द्विपक्षीय व्यापार बोलते हैं। कई बार देखा जाता है ना कि जब प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में दौरे पर जाते हैं तो हम बोलते हैं, सूचनाएं हम जो न्यूज़ में सुनते हैं कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो द्विपक्षीय का व्यापार का मतलब ये है कि हम उस देश से आयात करेंगे तो वो भी हमारे देश से आयात करेंगे। फिर है, जब कस्टम ड्यूटी माल के भार के अनुसार आरोपित की जाती है तो अभी मैंने बताया था, मूल्य के आधार पर यथा मूल्य और भार के आधार पर विशिष्ट शुल्क। एक निर्यातक को जहाजी बिल की निम्नलिखित प्रतियां तैयार करनी पड़ती है। जो माल निर्यात करने वाला है उसे जहाजी बिल तैयार करना पड़ता है, तो वो 3 प्रतियों में तैयार करना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी विनिमय? ये भी पढ़ चुके हैं। जहाज पर लादी गई वस्तुओं की विस्तृत जानकारी देने वाला प्रलेख है। भाई जहाज के ऊपर आपने जो माल निर्यात करने के लिए लोड किया गया है तो उसकी विस्तृत जानकारी देने वाला प्रलेख कौन सा है? इंडेंट है। भाई विदेशी व्यापार में बहुत सारे प्रलेख उपयोग किए जाते हैं। इंडेंट है, आयात आदेश है, साख पत्र है या भारण बिल है? तो इंडेंट तो एक आदेश है, माल को भेजने का एक आदेश है इंडेंट। आयात आदेश ये भी उसी से रिलेटेड है। साख पत्र बैंक के माध्यम से भेजा जाता है। भारण बिल मतलब लोडिंग बिल, ये है इसका। जहाज पर आपने जो माल लादा है उसकी पूरी जानकारी देने वाला प्रपत्र है कौन सा? भारण बिल या लोडिंग बिल कहते हैं इसको। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समाशोधन एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? समाशोधन एजेंट की नियुक्ति में जब विदेशी व्यापार होता है तो दोनों देश के जो एक आयातक और निर्यातक दोनों अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं जो इन दोनों के बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं। तो एक समाशोधन एजेंट की नियुक्ति की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? आयातक के द्वारा या निर्यातक के द्वारा? जहाजी कंपनी के द्वारा या सीमा शुल्क अधिकारी के द्वारा? तो यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है? आयातकर्ता के द्वारा की जाती है, जो क्लियरिंग एजेंट बोला जाता है। समाशोधन एजेंट मतलब क्लियरिंग एजेंट। जैसे हमने किसी हमारा बैंक SBI में अकाउंट है और हमें चेक कहीं दूसरी बैंक का मिला है या हमने किसी दूसरी बैंक वाले को चेक दिया है तो उसका क्लियरिंग होता है, तो क्लियरिंग के लिए एक एजेंट होता है। तो इसी प्रकार से विदेशी व्यापार में दो क्रेता विक्रेता के बीच में मध्यस्थ के क्लियरिंग के काम करने के लिए समाशोधन एजेंट की नियुक्ति आयातकर्ता करता है। पुनः निर्यात व्यवसाय में क्या सम्मिलित है? आयातित वस्तुओं का निर्यात करना। फिर है, बहुराष्ट्रीय निगम प्रकृति में है। ये एक बहुत ही नया सा क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं जिनका व्यापार अनेक राष्ट्रों में होता है वो किस प्रकृति के होते हैं? मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोलिस्टिक, डुओस्पोनिस्टिक या डाइगोपोलिस्टिक?
तो ये बहुत ही नए वर्ड हैं और इसका आंसर है ओलिगोपोलिस्टिक। ओलिगोपोलिस्टिक, बहुराष्ट्रीय निगम ओलिगोपोलिस्टिक प्रकृति के होते हैं। फिर इसी प्रकार से वास्तरो खाते का अर्थ है, वास्तरो खाता, अब ये किससे रिलेटेड है? विदेशी बैंक द्वारा भारत में भारतीय रुपए में रखा गया खाता, विदेशी बैंक के द्वारा भारत में भारतीय रुपए में रखा गया खाता, ये उसका आंसर है, वास्तरो खाता जिसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। भारत में निर्यात आयात बैंक का मॉडल, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया है कि भारत में निर्यात आयात बैंक का मॉडल लिया गया है। तो जब निर्यात आयात के लिए एक बैंक है तो द मॉडल ऑफ एक्जिम बैंक इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, आयात निर्यात बैंक का मॉडल लिया गया है ब्रिटेन से, रूस से, जापान से या अमेरिका से। तो हमने जो मॉडल लिया है कौन सा? जापान का मॉडल लिया है। आयात निर्यात बैंक का मॉडल कौन सा है? जापान का है। जहाजी आज्ञा पत्र कौन निर्गमित करता है? जो जहाजी आज्ञा पत्र कौन देगा? विदेशी व्यापार विभाग के द्वारा जहाजी आज्ञा पत्र दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा जहाजी आज्ञा पत्र निर्गमित किया जाएगा, क्योंकि जहाजी आज्ञा पत्र ये विदेशी व्यापार के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में यूपी पीसीएस में आ चुका है ना। फिर नेट से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, जो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम लेता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड जो है आप लोगों को नए लगे होंगे। पीजीटी 2004 में आ चुका है, ये पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। ये भी पीजीटी 2004 में आया, पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है, ये 2010 में आया हुआ प्रश्न है ना, ये 11 में आया हुआ प्रश्न है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक करें, शेयर करें और नए यदि हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।